I welcome you all on your favorite YouTube channel, Success in Commerce by Jain Sir, and we were discussing second chapter of 12th class business studies, Principles of Management. And we were discussing in previous two videos 14 principles given by the Henry Ford. 10 principles we have discussed. So remaining four principles we will discuss in this module. These are the 14 principles. Again reminding: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scholar chain, principle of order, principle of equity, stability of personnel, initiative, and last, esprit de corps. So these are the 14 principles. We have to discuss last four principles, that is equity, stability of personnel, initiative, and esprit de corps. See, these are the four principles, last four principles that we have to discuss. Now we will discuss principle of equity. See, in a company there are two managers, Alina and Lokesh. These two managers are at the same post, means equivalent post. They are having same qualification, they have same experience, and even their joining time is also same. But due to the favoritism of their superior CEO, Elena was getting a salary of rupees 50,000 per month, and Lokesh was getting a salary of rupees 40,000 per month. Now you can see both are having same qualification, they are at same post, but there is a difference in salary. That means the CEO did not follow the principle of equity given by Henry Ford. So what does this principle says? According to this principle, a manager should be fair and impartial while dealing with subordinates. मीन्स जो मैनेजर है, जो सीईओ था इस केस में, उसको वर्कर्स या अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने जो अंडर मैनेजर्स हैं उनके साथ जो डीलिंग करनी है, उनसे काम निकलवाना है और जो ट्रीटमेंट करना है वो फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, मीन्स कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. पर यहाँ पर सीईओ ने भेदभाव किया, एलिना को 50,000 पर मंथ दिए और लोकेश को 40,000 पर मंथ दिए. तो यहाँ पर उसने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया. ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एट पार. सभी एम्प्लॉयज उनके लिए, मैनेजर्स के लिए एक समान होने चाहिए. And there should be emphasis on kindliness and justice in behavior of managers towards worker. Means जब मैनेजर का व्यवहार होगा वो सभी वर्कर्स के लिए काइंड होगा और व्यवहार में जस्टिस शो होना चाहिए. मीन्स बायसनेस नहीं होनी चाहिए. कोई डिसीजन वो लेगा वर्कर्स के लिए वो जस्टिफाई होना चाहिए. परंतु काइंडलीनेस का मतलब ये नहीं कि भाई जो लेजी एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ भी आप काइंड रहो. ऐसा नहीं है. फ्योल ने ऐसा नहीं कहा. उसने कहा
कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो लेज़ी हैं उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। पर यह इक्विटी कब फॉलो होगी? अगर दो तरह के वर्कर्स लेज़ी हैं, काम नहीं कर रहे, दोनों की एक ही तरह गलती है, और एक को तो आपने पनिशमेंट दे दी और दूसरे को छोड़ दिया, तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं होगा। तो इक्विटी पनिशमेंट में भी होनी चाहिए, सेम तरह की गलती है तो सेम तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए। सिमिलर टाइप की जॉब है, सिमिलर वेजेस भी मिलनी चाहिए। किसी भी रिगार्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन वर्कर्स की कास्ट, उसके सेक्स मीन्स मेल फीमेल, उसके रिलीजन के बेस पर नहीं होना चाहिए। मीन्स जो व्यवहार होगा, जो सैलरी होगी, जो उनके साथ ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रिवार्ड्स के मामले में हो, चाहे वो पनिशमेंट के मामले में हो, सब कुछ जो है वो भेदभाव से रहित होना चाहिए। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आना चाहिए कि जिस कास्ट का मैनेजर है तो उसी कास्ट के सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा फेवर किया जाता है, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और दूसरों को कम मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। सो व्हाट फ्यूल सेज दैट good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. Means जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, जब हम बात कर रहे हैं कि जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके लिए मैनेजर के पास एक अच्छी सेंस होनी चाहिए और उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स एक एक्सपीरियंस जो मैनेजर होगा और एक ऐसा मैनेजर जिसमें अच्छी सेंस होगी, समझने की शक्ति होगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर डील, फेयर ट्रीटमेंट कर सकेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का कहना है, फ्यूल ने ये कहा था। देन नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब क्या है? टेन्योर का मतलब है उनका टाइम पीरियड, ड्यूरेशन काम करने का। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पर छोटी छोटी गलतियों के ऊपर वर्कर्स को जॉब से हटा दिया जाता है। एक नया वर्कर आया और वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाया तो उसको जल्दी ही क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। उसको अपनी वर्थ प्रूव करने का पूरा टाइम भी नहीं दिया गया। तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसका वायलेशन होता है। मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी फ्रॉम द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एक डरा हुआ आदमी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसके मन में हर टाइम लगा रहेगा कि कहीं मेरे से गलती हो गई तो मुझको अपने जॉब से हाथ ना धोना पड़े, और उसके माइंड में ये रहेगा कि कब मुझको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिले और मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ तो मैं कभी भी हटाया जा सकता हूँ। तो ये नुकसान हो जाएंगे अगर वर्कर्स के माइंड में इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी। एंड एक एम्प्लॉयज़ को सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए टू प्रूव देयर वर्थ। आपने उसको रिक्रूट किया और आते ही उसको आपने जो है टारगेट दिया और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया और आपने 6 महीने के अंदर ही उसको हटा दिया, तो इन द व्यू ऑफ फ्यूल he must be given sufficient time. Then there should be no frequent retrenchment, transfer and job rotation. Means आप बार बार एम्प्लॉयज़ को हटा देते हो, या एक एम्प्लॉय आया, काम कर रहा है, अभी वो सेटल ही नहीं हुआ और फिर आपने कहीं उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब वो सेटल ही नहीं होगा तो वो अपनी वर्थ कैसे प्रूव कर पाएगा?
ऐसे जॉब रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए बार बार फ्रीक्वेंट। इससे संस्था को नुकसान ही होगा। और चेंजेस तभी करें जब सिचुएशन की डिमांड हो। ऐसा नहीं कि आप वैसे ही ट्रांसफ़र करते रहो, जॉब को रोटेट करते रहो, जब जरूरत हो तभी करो। क्योंकि अगर मान लो ये फ्रीक्वेंट रिटेंचमेंट होंगी, ट्रांसफर्स होंगे, जॉब रोटेशंस होंगी फ्रीक्वेंटली, या एम्प्लॉयज़ का जो टेन्योर है वो इनस्टेबल होगा, तो कई नुकसान होंगे। पहला नुकसान क्या होगा कि भाई एम्प्लॉयज़ जल्दी छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनके माइंड में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी। और दूसरा, जो आपने नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, उस रिक्रूटमेंट पे जो खर्च किया है, सिलेक्शन पे जो खर्च किया है, जो ट्रेनिंग पर आपने खर्च किया है, वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने जो खर्च किया वो चला गया, छोड़ गया तो खुद, या आपने हटा दिया, फिर आपने नया लेके आओगे, फिर उसके ऊपर खर्च करोगे। न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में आप एडवर्टीजमेंट देंगे, आप उसके लिए फिर रिटन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, कई तरह के टेस्ट कराओगे, इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू पैनल का भी कॉस्ट होगी। देन उसके बाद वो आएगा, फिर उसकी ट्रेनिंग कराओगे, ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट होगी, और फिर वो चला जाएगा खुद छोड़ के, तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो ये इनस्टेबिलिटी के नुकसान हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को स्टेबिलिटी एक फिक्स टाइम के लिए जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स जो एम्प्लॉयज छोड़ के जॉब जा रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बनी रहे। क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो सर्टनली क्या है, एफिशिएंसी नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। अब देखो इनिशिएटिव क्या है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कुछ पर्सन्स हैं ब्लैक कलर में, और एक वाइट कलर, रेड कलर में एक पर्सन है। मैनेजर ने कहा कि भाई कौन मेरा काम करेगा, मैं ये टास्क दे रहा हूं और कौन करेगा उस काम को। तो जो रेड वाला है वो आगे निकल के आया कि सर आई विल डू इट, मैं ये चैलेंज लेता हूं और मैं आपको ये काम करके दिखा दूंगा। तो यानी कि उसने फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाया। इनिशिएटिव मतलब है कि आप खुद इनिशिएट करो, आप अपने आप आगे कदम बढ़ाओ किसी काम को करने के लिए, वो इनिशिएटिव है। और उसने वो काम किया, उस कर दिया, और मैनेजर ने उसको रिवार्ड दे दिया। मीन्स एम्प्लॉय ने वो जो इनिशिएटिव दिखाया, चाहे वो सजेशंस के मामले में हो, चाहे वो काम उसने सबसे पहले करके दिखा दिया, आगे बढ़ के खुद उसने वो काम ले लिया कि सर मैं कर दूंगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको रिवार्ड करना चाहिए। सो एम्प्लॉयज़ एट ऑल द लेवल शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव इन वर्क रिलेटेड डिस्कशंस। मीन्स अगर वर्कर से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रही है तो सर्टनली हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे बढ़कर उस डिस्कशन में हिस्सा लें। मीन्स इनिशिएटिव, आगे बढ़ के हिस्सा लेना मीन्स इनिशिएटिव। ओके, देन इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। काइंडली नोट इट डाउन, फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन मीन्स वर्कर के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, एम्प्लॉयज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो खुद आगे बढ़ के आ रहा है। सेल्फ मोटिवेशन, उसको पता है कि भाई मैं अगर आगे बढ़ के काम करूंगा तो इससे मेरे को ही बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। सो एनकरेज एंड बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज टू पुट देयर इनोवेटिव आइडियाज इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। आप अपने एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करो, उनको इनक्रेज करो कि भाई जो प्लान्स हम बना रहे हैं, हम पॉलिसी हम बना रहे हैं, और जो प्लान्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनमें भी आप अपने सजेशंस को दो। अगर आप उनको मौका ही नहीं दोगे तो कहाँ से सजेशन दे पाएंगे। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई
एक कंपनी के पास कंप्लेंट आ रही थी कि जो चॉकलेट आप बनाते हैं उसमें, और वो चॉकलेट का जो डब्बा पैक होके आता है, तो उस हर एक डब्बा जिसमें 50 चॉकलेट की पैकिंग होती है, उसमें से कम 4 से 5 जो चॉकलेट के पैक हैं वो खाली आते हैं। मीन्स उसके अंदर, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड था, ऑटोमेटेड मीन्स सब कुछ काम मशीनों से हो रहा है, तो क्या होता है कि कई बार जो वो रैपर रैप होना है चॉकलेट के ऊपर, तो कई बार क्या होता है कि रैपर तो पैक हो गया परंतु उसके अंदर चॉकलेट नहीं गई। तो कंपनी के सीईओ ने मीटिंग बुलाई मैनेजर्स की। मैनेजर सभी, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई आईआईएम से पढ़ा हुआ है, तो ऐसे इस तरह से काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मैनेजर्स थे वहाँ। मीटिंग में डिस्कशन हुई कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हमको पता लग जाए कि वो रैपर्स जो हैं वो खाली वाले, वो हमको पता लग जाए कि भाई हाँ ये खाली हैं, तो उनको हम हटा दें। तो डिस्कशंस आई, किसी ने कुछ सजेशन दिया, किसी ने कुछ सजेशन दिया, और एक ने सजेशन दिया कि सर यहाँ पर हम लेज़र मशीन लगा देते हैं और उससे पता लग जाएगा, वो सेंस कर लेगा कि भाई जो स्टैंडर्ड वेट है क्या उसमें उतना वेट है कि नहीं है, या वो सेंस कर लेगा कि भाई उसमें चॉकलेट फिलअप है कि या नहीं है। और वो जो लेज़र मशीन आएगी वो कई लाख रुपए की आएगी। अब आप ये चीज़ देखें कि काम वर्कर्स का है। अगर आप वर्कर्स को शामिल कर लो, उन्होंने कुछ वर्कर्स के हेड को या कुछ वर्कर्स को मीटिंग में शामिल किया सीईओ ने, और फिर डिस्कशन स्टार्ट की। तो वर्कर ने कहा कि सर सिंपल है, हम एक फैन लगा देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं वहाँ पर, टेबल फैन। क्या होगा उसके सामने, जब चॉकलेट वहाँ से गुजरेंगी, जो एम्प्टी रैपर होगा वो एम्प्टी रैपर उड़ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो फिल्ड चॉकलेट वाला रैपर है वही आगे जाएगा। तो दैट मीन्स वर्कर्स का काम है, वर्कर्स को ज़्यादा बेटर पता है, तो उनको अगर हम इनिशिएटिव देंगे इन मामलों में, उनसे काम के रिलेटेड मामलों में, तो सर्टनली वो एनकरेज होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा, और साथ के साथ आप उनके साथ रिवार्ड भी अगर अटैच कर दें तो वर्कर्स दुगनी स्पीड से काम करेंगे, दुगनी मेहनत से काम करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे। सो इनिशिएटिव एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड। एक संस्था में, एक अच्छी संस्था में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर जो एम्प्लॉयज अच्छे इनोवेटिव नए नए आइडियाज देंगे उनको रिवार्ड दिया जाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर सफल हो जाएंगी। बट इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि भाई वर्कर्स को कह दिया कि भाई जाओ अपने हिसाब से जो करना है करो, क्योंकि काम आपका है तो आप नहीं करना तो कैसे भी करो, ये इनिशिएटिव नहीं है। उनको सजेशन देने के लिए कहो, सजेशन आपको लगे हाँ ये इम्प्लीमेंट हो सकता है तो डिसीजन बन जाएगा, और तभी वो जो सजेशन है वो डिसीजन के रूप में एग्जीक्यूट होगा। अगर वो सजेशन दिया एम्प्लॉय ने नहीं माना गया, डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको कोई भी वर्कर फॉलो नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। मीन्स वर्कर को एनकरेज किया जाए कि वो अपने काम से रिलेटेड प्लान्स बनाएं, उनको डेवलप करें, ताकि उनके काम में इम्प्रूवमेंट आ सके। नेक्स्ट, लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स, मीन्स स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। सभी एम्प्लॉयज, सभी मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाथ मिला के काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कंपटीशन को रिप्लेस कर देंगे कोऑपरेशन के साथ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सफल होने से कोई नहीं रोकता। एस्पिरिट द कॉर्प मीन्स टीम स्पिरिट, यूनिटी, कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये एस्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल भी यही कहता है कि देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट इन ग्रुप एफर्ट्स। जब ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति अचीव नहीं कर सकता,
वो ग्रुप एफर्ट्स ही हो सकती है, तो क्यों ना उस ग्रुप एफर्ट्स में टीम स्पिरिट आ जाए और एम्प्लॉयज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उनके बीच में कोई क्लैशेस ना हो। किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो ये ना कहे कि काम मैंने किया है या ये मैंने ऑब्जेक्टिव मैंने अचीव किया है, वो ऐसा ना कहे, ये कहे कि भाई हाँ हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, दैट मीन्स आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। इससे होगा क्या, वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन आएगा और यूनिटी ऑफ एक्शन भी आ जाएगा, मीन्स कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच में। और सभी पीपल मीन्स एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे और वहाँ पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट, जहाँ पर सभी एक दूसरे को विश्वास करेंगे, दूसरे एक दूसरे को समझेंगे, ऐसा वातावरण बन जाएगा। मीन्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट, ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी। तो फ्यूल क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट को प्रमोट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और उनके बीच में यूनिटी लानी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ के बीच में। जो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स है, ये F.W. टेलर की एक टेक्निक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये सिमिलर हैं, ये प्रिंसिपल्स सिमिलर हैं। Okay, thanks for watching. I hope you have liked the video. If you have not subscribed my channel, then do subscribe it. Thanks for watching and have a nice day.